आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है सेंट्रल डिबेट का। मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं, वहीं सभी मंत्रालयों से रिपोर्ट मांगी गई है। बता दें कि केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के इसी महीने 9 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में सरकार ने अपने ही कामों की समीक्षा के लिए सभी मंत्रालयों से रिपोर्ट कार्ड मांगा है। इसके लिए सभी मंत्रालयों से एक तय फॉर्मेट में उपलब्धियों का ब्यौरा मांगा गया। हर मंत्रालय को 5 बड़ी उपलब्धियां तय फॉर्मेट में भरकर 9 मई तक देने को कहा गया है। सरकार ने हर मंत्रालय से कहा है कि वे अपने बारे में 2014 से पहले और आज तक की प्रगति की तुलना करें और इसके अंतर को प्रमुखता से बताएं। मोदी सरकार ने सभी मंत्रालयों से 2014 से पहले क्या हालात थे और अब क्या सुधार हुआ है, इसकी जानकारी भी मांगी है। मंत्रालयों को 3 बिंदु में जानकारी देने को कहा गया है। सबसे पहले 5 बड़ी उपलब्धियां। हर मंत्रालय को अपनी 5 बड़ी उपलब्धियों की जानकारी देनी है। फ्लैगशिप योजना की स्टेटस रिपोर्ट ये भी मांगी गई है और दूसरी तरफ 2014 से पहले और अब तक की प्रगति के बारे में हर मंत्रालय से रिपोर्ट मांगा गया है कि 2014 से पहले और आज तक की प्रगति की तुलना करें और अंतर को प्रमुखता से बताएं। जनसंपर्क अभियान चला रही बीजेपी मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर पूरी तरीके से देश में 14 मई से एक अभियान शुरू करने की तैयारी में है और ये अभियान 15 मई से लेकर के 15 जून तक चलेगा। हालांकि आपको बता दें, बीजेपी एनडीए ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल किया था। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। इसके बाद 2019 में भी एनडीए ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और प्रचंड बहुमत से दोबारा जीतकर सत्ता में आए। मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। हालांकि इसी महीने 9 साल पूरे हो रहे हैं और अपने ही पार्टी से, अपने ही कार्यकर्ताओं से देश में किए गए कार्यों की सभी मंत्रालय से रिपोर्ट कार्ड की मांग की गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जहां एक तरफ लगातार मोदी कार्यकाल को लेकर के कांग्रेस सवाल खड़े करती रही है, वहीं ऐसे में अब ये बीजेपी ने जो स्पष्ट रूप से अपने ही मंत्रालयों से, अपने ही मंत्रियों से ब्यौरा मांगा है, क्या ये आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए मांगा गया है या फिर वाकई अपने ही कार्यों की समीक्षा मोदी सरकार करना चाहती है? हालांकि आज हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या है ये 9 साल की जो रिपोर्ट कार्ड मांगने की पूरी तैयारी, उसके पीछे क्या बड़ी वजह है। क्या वाकई जनता से किए गए वादों की लेकर के इतना मोदी सरकार सोच रही है कि अपने ही किए गए कार्यों की समीक्षा करने की तैयारी में है, या फिर ये कहें कि आने वाले चुनाव की तैयारी के लिए ये पूरी समीक्षा कर रही है योगी सरकार और मोदी सरकार। मोदी सरकार पूरी तरीके से अपने 9 साल पूरे होने के जश्न को एक पूरी 15 मई से 15 जून तक एक तैयारी करके एक पूरे तरीके से इसको अभियान के तौर पर, वो भी अभियान बीजेपी जनसंपर्क अभियान चलाने की तैयारी में है। हालांकि जनसंपर्क अभियान बीजेपी चलाएगी। बीजेपी अपने 9 साल के कार्यकाल को पूरा करने की खुशी में 15 मई से 15 जून तक जनसंपर्क अभियान चलाएगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी ने शपथ ली थी और इसके बाद से ये तैयारी अब तक जारी है। 9 साल तक मोदी सरकार किन कार्यों पर ज्यादा ध्यान दिए, कौन से वादे उनके अभी भी जमीनी स्तर पर नहीं उतरे, इन सभी चीजों को लेकर के समीक्षा मोदी सरकार कर रही है और इसी के लिए अपने ही मंत्रालय से रिपोर्ट कार्ड मांगा गया है। हालांकि
फिलहाल हमारे साथ हमारे पैनल जुड़ चुके हैं, आपको मिलवाते हैं हमारे पैनल से। बीजेपी नेता वीरेंद्र मिश्रा सौरभ, कांग्रेस नेता मनीष पांडे, सपा नेता मुमताज आलम। पहले तो आप सभी का इंडिया वॉच में बहुत बहुत स्वागत है। वीरेंद्र जी, 9 साल पूरे होने के जश्न की तैयारी में अपने ही कार्यों की समीक्षा करने की क्या जरूरत पड़ गई? निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं के प्रति, अपने सामाजिक अभियान के प्रति, अपने कल्याणकारी योजनाओं पर, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने प्रदेश के प्रति जिम्मेदारी पूर्ण कार्यों को निष्पादित करती है और वो समय समय पर समीक्षात्मक दौर से कार्यकर्ताओं की मीटिंग होती रहती है। आज देश की ये पार्टियां अपने चुनावी घोषणा पत्र में अपने वादे करते हैं, अपने कथन करते हैं, भाषणों में उल्लेख करते हैं और उन सारे वादों को भूल जाती है। भारतीय जनता पार्टी भारत की एक ऐसी पार्टी है जो कहती है और करती है। जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं में ओज तेज से ओत-प्रोत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के जन अभियान को जन जन से जोड़ने का प्रयास करती है। वो चाहे प्रधानमंत्री रोजगार योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, इस प्रकार की बहुत सारी योजनाओं को जमीनी धरातल पर उतारकर लोगों के दिलों में उतरने का प्रयास करती है। भारतीय जनता पार्टी अपने किए हुए वादों को पूरा करने का प्रयास करती है। इसी के तारतम्य में भारतीय जनता पार्टी आज 26 मई 2014 को माननीय प्रधानमंत्री ने शपथ लेने के बाद ये निश्चित किया कि आने वाले समयों में जब लोकसभा का चुनाव हो तो जो विपक्षी पार्टियां हैं समय समय पर प्रश्न करती हैं कि आप ये है, हम उनके प्रश्नों के साथ समस्त देश को ये बताना चाहते हैं कि हमारी जो कार्य योजनाएं थी, जो हमारी योजना थी, जो हमारी उपलब्धियां हैं वो आपके सामने हैं। और वो यही नहीं, वो सभी मंत्रालय अपने 5 बड़ी उपलब्धियां वो बताएं कि हमने क्या उपलब्धियां हासिल किया, हमारे मंत्रालय ने कहां तक इस पे कामयाबी को हासिल किया है और वो सिलसिलेवार 3 बिंदुओं पर, और वो 3 बिंदु भी बताएं जिन पर अभी काम करना बाकी है और हम उनमें काम करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी पारदर्शिता के साथ आम जनता के बीच उतरकर अपनी योजनाओं को बताएगी और अपने मंत्रालयों, अपने कार्यकर्ताओं, अपने संगठन और अपने मंत्रियों से आशा करती है कि वो पारदर्शी बनकर आम जनता के बीच इन भारतीय जनता पार्टी के उपलब्धियों को बताएं, जिससे देश समझ सके, समाज समझ सके, विपक्षी पार्टियां भी जान सके और आने वाले समय में जिससे लोग अपेक्षा करते हैं कि ये जो देश पर शासन करेंगी वो देश के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। जी मनीष पांडे जी, अपने ही कार्यकाल के 9 साल पूरे होने पर सभी मंत्रालयों से रिपोर्ट कार्ड मांगा है मोदी सरकार ने। ये तो बहुत अच्छी बात है कि कम से कम 9 साल के बाद उन्हें ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि हमने क्या किया है, क्या नहीं किया है, इसका ठिकरा वो किसके सर पर छोड़ना चाहते हैं, वो इसका एक प्रारूप तैयार किया जा रहा है। क्योंकि सरकार को भी अच्छी तरह पता है, जैसा कि अभी बीजेपी प्रवक्ता जी ने बताया कि पार्टियां वादा करती हैं, पार्टियां अन्य चीजें कहती हैं और उसको पूरा कर पाती हैं कि नहीं, इन्हीं सारी चीजों को देखने के लिए यह मांग की गई है। तो मैं उन्हीं प्रवक्ता जी की बात को दोहराना चाहूंगा और उनसे यही पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से यह एक घोषणा की गई थी कि प्रत्येक वर्ष रोजगार की बात, तमाम रुपए 15 लाख या पता नहीं कितने तरह के वादे, क्या बीजेपी इन सारे कार्यों में सक्षम है? यह स्वयं मुझे बता। अगर वो इन सारे कार्यों में असक्षम है तो 2024, जैसे उन्होंने कहा कि 2024 कंप्लीट होने से पहले वो इन सारी चीजों को पूरा करेगी। मैं भी आशा करता हूँ, मैं भी ये चाहता हूँ, मेरे साथ साथ ये समस्त देश आपसे यही चाहता है कि आपको जिस भरोसे पे यह गद्दी सौंपी गई है और जो जो चीजें आपने इस देश से कहा है, जैसे कि आपका स्लोगन बहुत हुई महंगाई की मार, दुनिया भर की तमाम चीजें अगर बीजेपी प्रवक्ता जी को कंठस्थ हो
तो ये सारी चीजें 2024 इलेक्शन के पहले आप अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो यह आपके लिए वेल एंड गुड है। और हम भी प्रार्थना करेंगे कि आप जल्दी से जल्दी उन अपने सारे वादों को पूरा कर दें। जी मुमताज जी, जी मैडम। मोदी सरकार अपने 9 साल पूरे होने पर जनसंपर्क अभियान चलाने की तैयारी में है और दूसरी तरफ ये जो समीक्षा रिपोर्ट मांग रही है मोदी सरकार अपने ही मंत्रालयों से, कहीं ना कहीं पॉजिटिव मैसेज देने का कोशिश कर रही है। मैडम देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है 9 साल में, ये जनसंपर्क करे या कुछ भी करे, अगर इसका निचोड़ देखा जाएगा तो ये सिर्फ एड के ऊपर ही चली है, विज्ञापनों के ऊपर ही चली है। जमीन पर कोई काम नहीं है, हकीकत कुछ भी नहीं है। इन्होंने रोजगार के वादे किए थे, उसमें फेलियर हुए। इन्होंने सड़कों के वादे किए थे, ये उसमें फेलियर हुए। ये देश की सीमा की हिफाजत नहीं कर सकते, ये अपनी फौज की हिफाजत नहीं कर सकते। ये नाकाम लोग हैं, इनका भंडार फोड़ हो चुका है। वो कानूनी व्यवस्था के मामले में जो है अभी देखिए किस तरीके से अडानी के मसले पे ये बेनकाब हुए थे। लेकिन ये एक चीज है मास्टर है, ये अपनी हर चीज को बहुत होशियारी से छुपा लेते हैं, अपनी हर बात को बड़ी चालाकी को छुपा लेते हैं। लेकिन देश की जनता को कब तक ये बहकाएंगे, कब तक ये बेवकूफ बनाएंगे, ये भी देश की जनता अच्छी तरीके से जानती है। ये बेनकाब हो चुका है और आने वाले लोकसभा चुनाव में मैं निश्चित तौर पर कहता हूँ इनकी बहुत बड़ी हार होने वाली है और जो देश के साथ इन्होंने धोखा किया है वो भी बेनकाब होंगे, उसका भी पता चलेगा। जी वीरेंद्र जी, यस मैम। अभी मनीष जी ने, मुमताज जी ने, दोनों ने कहा कि समीक्षा कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। कम से कम कहीं तो उन्हें भी कमी लग रही है, शायद इसीलिए समीक्षा कर रहे हैं। मुमताज जी और अनिल जी को मैं बताना चाहता हूँ, मनीष जी से मैं कहना चाहता हूँ कि मनीष जी ने अपनी बातों को बहुत दबी आवाज से कहा। ये हमारी विपक्ष की पार्टी है, भारत में विपक्ष की भूमिका को अदा करते हैं। आज एक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से कर्नाटक में चुनाव लड़ रहे हैं। मैं मनीष जी से कहना चाहता हूं कि जब हम चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित तौर से उन चुनावी वादों का उल्लेख अवश्य करते हैं। जैसे अभी मनीष जी ने कर्नाटक पे मेरे आराध्य स्वामी बजरंगबली के बारे में टिप्पणी किया, पीएफआई से तुलना कर दिया। अब इनकी अपनी आस्था है, इनकी अपनी निष्ठा है और अपनी वैचारिक सोच है। जब ये पीएफआई से उसकी तुलना करते हैं बजरंग दल से, तो निश्चित तौर से हिंदुत्व के दिलों पर कहीं ना कहीं गहरा आघात पहुंचता है। अब ये चुनावी मुद्दे को ये ईश्वर जाने, ये बैन करेंगे कि नहीं करेंगे, पीएफआई के ऊपर बैन है कि नहीं है, इनसे पूछना चाहिए। अब इसी प्रकार से कर्नाटक में इन्होंने बहुत सारे वादे किए हैं। अब उन वादों को ये जमीनी धरातल पर सत्ता में आएंगे नहीं, और सत्ता में आएंगे नहीं। अरे वीरेंद्र जी, 9 साल आपके पूरे हो रहे हैं, कांग्रेस को बाद में कोसिएगा, पहले आपके 9 साल पूरे हो रहे हैं, उस पर रिपोर्ट दीजिए। हम कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक चुनावी की तारतम्य के बारे में बता रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने 26 मई 2014 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने शपथ लिया और हमें 26 मई को हम पूरे 9 साल पूरे करने जा रहे हैं। अगर हम एक पारदर्शिता के साथ आम जनता जनार्दन के बीच हमने अपनी कल्याणकारी योजना आम जनता के लिए लागू किया, उनकी रूपरेखा हमने बनाई और वो जमीनी धरातल पर उतारा गया। वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो, कर्नाटक की सरकार हो, हम जहां जहां पर सत्ता में हैं, हमने उन योजनाओं को लागू करने का प्रयास किया और उससे आम जनमानस में कहीं ना कहीं एक संदेश गया, उनसे लाभान्वित हो रहे हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने पारदर्शिता के साथ, कल हमसे कांग्रेस सवाल करे, हमसे जेडीएस सवाल करे, हमें समाजवादी पार्टी सवाल करे, हम उन सवालों के पहले पारदर्शी रूप से उन योजनाओं के बारे में उनकी रिपोर्ट को मंगाया गया है और उनकी समीक्षा की जाएगी कि हम कहां तक इन रिपोर्टों से हम संतुष्ट हैं और हम उसे ओपन पारदर्शी रूप में भारत में घोषणा करेंगे। आम नागरिक
विपक्षी पार्टियां नहीं, आम नागरिक भी उसके बारे में जान सकता है। ठीक है। आज भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वो किया है, और जो किया है वो सबको दिखेगा। हम इसी के साथ अपनी योजनाओं को आम जनता के बीच पब्लिश करेंगे। जी मनीष जी, अभी आप कुछ कह रहे थे। हाँ, सबसे पहले तो बीजेपी प्रवक्ता जी की बात पे मैं थोड़ा सा मतलब सहमति के साथ अपनी असहमति दर्ज कराना चाहूंगा जी। कि जैसे अभी उन्होंने कहा, एक छोटी सी बात कहा कि आराध्य देव पे उनके आराध्य देव, तो पहली बात तो उन्हें यह जाननी होगी, यह समझना होगा कि देव सबके आराध्य देव है। तो ये स्टैम्प पेपर और ये सील लगाना बंद कर दे कि किनके आराध्य देव हो कौन, ठीक है। और मेरी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी प्रवक्ता जी से बस एक बात कहनी और है कि जब चुनाव होता है तो आप जनमानस के मुद्दे पर चुनाव न लड़के कभी देवी देवता कभी धर्म का नाम लेकर चुनाव लड़ते हैं, हमेशा इमोशंस का एक ड्रामा करके पब्लिक के बीच में जाते हैं। वो कितने दिन तक आपका चलेगा। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि हम जन कल्याणकारी योजनाओं को लेके जहां जहां भी उनके प्रदेश में सरकार है कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह वो अपनी योजनाओं के द्वारा लोगों में एक आम जनमानस को हितकारी हो, इसके लिए वो हमेशा अग्रसर रहते हैं। ये इनकी आम जनमानस वाली योजनाएं क्या मणिपुर में नहीं दिखाई दे रही। आज मणिपुर 10 दिनों से 8 दिनों से जल रहा है, यहाँ पे ये चुप्पी साधे क्यों पड़े? वहाँ पे भैया सरकार किसकी है ये भी कंठस्थ कराना पड़ेगा क्या आपको? जब यूक्रेन जैसी जगह का युद्ध रुक सकता है तो मणिपुर आप समझ सकते हो कि क्या है, हमारे देश का एक अंग है, तो वहाँ पे आप चुप्पी क्यों साधे रहते हो? और जब भी चुनाव की बात आती है तो आप धर्म को बीच में क्यों लाते हो? क्यों आपके पास कोई इस देश के लिए एक प्रोग्राम आपके पास नहीं है, या इस देश को धर्मांगता के आग में हमेशा आप झोंकना चाहते हो? क्या साबित करना चाहते हो सर? कभी तो जन कल्याणकारी मनीष जी, चुनाव लड़ो। आपने सभी मुद्दों पे बोला, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह रही कि वीरेंद्र जी ने कहा कि आराध्य बजरंग बली पर आपने गलत टिप्पणी की, बैन करने की बात की। क्या वाकई कांग्रेस की यही तैयारी थी? कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या वाकई बजरंग बली को बैन करने की बात थी? आपने देखा है ऐसा मैनिफेस्टो? मुझे हास्यास्पद विषय लग रहा है ये कि ये जनता के बीच में एक, मैंने कहा ना कि जब इन्हें बजरंग बली हास्यास्पद लग रहे हैं, पीएफआई से तुलना करते हैं, इन्हें हास्यास्पद लग रहे हैं। हमारे आराध्य देव की बात हम मानते हैं, हिंदुत्व के रग रग में रूम में आराध्य देव है। आराध्य देव फिर आप मोहर लगा रहे हैं। हाँ। वो आपके ही नहीं हम सबके आराध्य तो देव। पीएफआई से तुलना करके पीएफआई से तुलना बजरंग बली की जाएगी? भगवान बजरंग बली की तुलना पीएफआई से किया जाएगा? अभी आप पे सवाल उठ रहा है कि आप मंत्रालय से अपनी रिपोर्ट पाए रहे, मुद्दे से काहे भटक रहे हैं? अरे मुद्दे पे इससे जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कर्नाटक में आप चुनाव लड़ रहे हैं, बड़ी तैयारी कर रहे हैं, हमारे आराध्य देव पे आप बजरंग पे आप बैन करना चाहते हैं। देखिए मनीष जी, वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक दिलीप यादव जी। दिलीप यादव जी, इंडिया वॉच में पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिलीप जी, जिस तरीके से बात हो रही थी पीएम मोदी के कार्यकाल के 9 साल पूरे होने पे, लेकिन पूरी तरीके से इन्होंने मुद्दा ला दिया कर्नाटक का और पीएफआई और बजरंग बली की बात। एक छोटा सा सवाल आपसे, उसके बाद वापस मुद्दे पे आएंगे। क्या वाकई कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बजरंग बली को और पीएफआई को बैन करने की बात की गई है, या बजरंग दल बजरंग बली है? देखिए एक बात बताएं जी, धर्म के मुद्दे पे हम लोग जो है सनातनी हैं, और ये देश पूरा जो है सनातन धर्म पे जो है आस्था रखता है और उसी के विचारों को हम फॉलो करते हैं। और हमारे जो है आराध्य देव जो है सब ढेर सारे आराध्य देव हैं। किसी की जो है धार्मिक भावनाओं
को जो है छेड़ के उन्माद करके, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां जो भी है, अगर वो जो है ऐसे धार्मिक चीजों पे वो लाके और राजनीति की रोटियां सेकें, चाहे मतलब हिंदू धर्म का बात हो या जो है पीएफआई की बात हो, ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। ये सरासर बेईमानी है, एक छलावा है और जो है जनता जानती है। सबसे ठीक बड़ी है। बात है जनता जानती है और जनता उसका जवाब देगी 2024 में। अगर जो है भारतीय जनता पार्टी जो है 9 साल पूरे कर चुके हैं, जो है 2 टर्म जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, तो जनता का विश्वास रहा है, इसी वजह से जो है 2 टर्म उन्होंने जो है पूरा किया। तीसरा जो है 2024 इनके जो है जो रिपोर्ट कार्ड है उसके आधार पर जनता तय करेगी कि जो है क्या 2024 में जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी को कंटिन्यू करना है या दूसरा ऑप्शन है कांग्रेस का ऑप्शन है या जो है तीसरा महागठबंधन का ऑप्शन है। ठीक है। ये तो जो है जनता तय करेगी। हाँ, रिपोर्ट कार्ड जो है भारतीय जनता पार्टी या अन्य दल जो है एक दूसरे को, देखिए विपक्ष कभी भी जो है कोई भी सरकार हो, सरकार होगी तो जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, निश्चित तौर पे जो है अपनी वाहवाही करेगी, उसमें बहुत सी अच्छाइयां भी होंगी, खामियां होंगी, उसको जो है अच्छाइयों को जो है अच्छा दिखाएगी और बुराइयों को नहीं दिखाएगी। उसी तरीके से जो विपक्ष वाले जो है बुराइयों को दिखाएंगे, अच्छाइयों को नहीं दिखाएंगे। लेकिन आज की जनता जो है जान चुकी है कि हमें आगे क्या करना है। जैसे अभी महोदय बोल रहे थे कि जो है मणिपुर में ये चल रहा है, कर्नाटक में ये चल रहा है और कर्नाटक में जो है बजरंग दल और जो है बजरंग बली की बात आ गई। वहीं पे जो है ये कांग्रेस का मुद्दा था, वहीं पे जो है माननीय गृह मंत्री जी जो है अमित शाह जी ने कहा कि जो है अगर जो है कांग्रेस दोबारा आई तो जो है ये प्रदेश जो है दंगा, मतलब यहां पे दंगा मिलेगा। तो ये जो है मतलब वोट लेने के लिए एक दूसरे पे जो है आरोप प्रत्यारोप लगा के कैसे अपनी रोटियां सेकी जाए, कैसे जो है सरकार बनाई जाए, मेन यही है। और जनता जान गई है कि कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी वाले क्या कह रहे हैं या अन्य क्षेत्रीय दल के, तो इस पे कोई वो नहीं है। 24 का मुद्दा है, वो रिपोर्ट कार्ड जो है माननीय मोदी जी का रिपोर्ट कार्ड जो है जनता तय करेगी कि जो है 24 में मैंडेट किसको देना है। ठीक है मुमताज जी, जी मैडम। 3 आधार पर अपने मंत्रालयों से रिपोर्ट मांगा है जी मोदी सरकार ने। क्या उन तीनों आधार में पूरी तरीके से जनता की जो समस्याएं वो आ रही हैं? मैडम, सबसे बड़ी जो काबिले अफसोस बात है जी। ये है कि 9 साल सरकार चलाने के बाद भी ये कभी मांग रहे हैं रिपोर्ट, कभी समीक्षा, कभी कुछ मांग रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 9 साल सरकार चलाने के बाद भी ये लोगों को क्या दिया है लोगों को, इन्हें क्या उम्मीद थी लोगों से कि 9 साल सरकार चलाने के बाद भी अभी समीक्षा में ही खोए हुए हैं। तो नेहा जी, ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के 9 साल बिल्कुल नाकाम रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ भाई से लड़ने का काम किया है लोगों को। अभी देखिए, ये हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख थे ये बजरंग बली की बात कर रहे थे। बजरंग बली को सब मानते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि बजरंग दल को भी सब माने। बजरंग दल वो संगठन है जिसके बारे में काफी कुछ लोगों को सामने आ चुका है, काफी कुछ लोगों को पता चल चुका है। सियाना में एक जिला बुलंदशहर में सियाना एक थाना पड़ता है, सियाना कोतवाली, वहाँ जो एक कोतवाल साहब थे, उनकी जो हत्या की थी योगेश राज, का नाम योगेश राज था, वो बजरंग दल का सदस्य था। और जब उसकी हत्या होने के बाद में उसी जेल से जमानत होती है तो बजरंग दल के लोग नारे लगाते हुए उसे जेल से लेके आते हैं। तो जेल से लाने के बाद में यही बजरंग दल के लोग उसे जिला पंचायत सदस्य बनाते हैं। ना उसके घर पे कोई बुलडोजर चलता है, ना उसे कोई सजा होती है। वो तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और उसकी जमानत रद्द की और उसे जेल भेजा। हम भी बजरंग बली को मानते हैं, हम भी रामचंद्र जी को मानते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप बजरंग बली को मानते हैं, रामचंद्र जी को मानते हैं तो बजरंग दल को माने।
कि आप मेंटलिटी देख सकते हैं क्या है उसके पास देने उठाने के लिए कहने के लिए सीखने के लिए ये सिर्फ इसी तरह की बातें करते जी मनीष जी, जी एक तरफ कर्नाटक चुनाव और दूसरी तरफ अब मोदी सरकार ने अपने ही मंत्रालयों से रिपोर्ट मांग ली है, जी तो ऐसा नहीं लग रहा है कि मोदी सरकार अपने अच्छाइयों को गिनाने के लिए ये रिपोर्ट मांग रही है? बिल्कुल ऐसा होना भी चाहिए। अगर उनके हाथ के द्वारा कोई भी अच्छा कार्य है तो जनता के सामने आना चाहिए। जो वो कोशिश कर रहे हैं प्रदर्शित करने की कोशिश करेंगे भी और होना भी चाहिए। लेकिन जहां तक उनके इस गैप की बात है, 9 सालों के बीच में उनके किए गए वादों के बीच में जो गैप है उस चीज को भरने की बात, जैसे ही बीजेपी प्रवक्ता जी ने कहा कि जो कमियां होंगी 2024 से पहले वो पूरी की जाए, तो मेरा सवाल बस बीजेपी प्रवक्ता जी से है कि क्या उन जनता से किए गए उन सारे वादों को 2024 से चुनाव के पहले आप पूरा कर देंगे? पहला। और दूसरी चीज ये कि जहां इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं उन चीजों को दबा के कब तक आप धर्मांधता की आग में राजनीति की रोटी सेकेंगे? सत्यपाल मलिक पर मतलब जो उनके इंटरव्यू का खुलासा था उस पर आप बोलने से कतरा रहे हैं। मणिपुर चल रहा है उस पर बोलने से कतरा रहे हैं। आपके कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री जो कांग्रेस में शामिल हो गए, ये सारी खबरें आज नदारत है और इन सारी चीजों पर बोलने से आप घबरा रहे हैं। आपकी घबराहट और बौखलाहट ही यह बता रही है कि आप अपने पूरे प्रोग्राम में पूरी तरह से विफल हैं और नए नए हथकंडे अपनाकर जनता को बरगलाने की कोशिश कर रही हैं, जो अब ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। तो अभी आप मंत्रालयों का नाम लेकर जनता के सामने एक थाली परोसना चाहते हैं। तो मैं इन्हीं प्रवक्ता जी से पूछना चाहूंगा कि जिस मंत्रालय ने जो ही ये वादा किए थे, जिस मंत्रालय के बिहार पे अगर वो कमी रहे तो क्या ये 2024 से पहले सारी कमियां पूरी कर देंगे? ठीक है, जवाब दीजिए। मनीष जी, ना तो हम विफल हैं ना तो हम किड कर्तव्य विमूढ़ हैं। हम आम जनता जनार्दन के प्रति जवाबदेह हैं और हम जवाब देने के लिए तैयार हूं, वो विपक्षी पार्टियां हो या आम जनता है। हमारे में इतना गट्स है, इतनी हिम्मत है, ईमानदारी के साथ जो वादा करते हैं उसको हम पूरा करने का प्रयास करते हैं। आपने नंबर 1 बात कहा कि क्या आप बेरोजगारी के मुद्दे पे आप कहा, अरे आपने ये कहा कि क्या आप जो नहीं हुआ है क्या ये पूरा कर देंगे? मगर मनीष जी मैं बताना चाहता हूं कि 26 मई इसी 26 मई को हम 9 साल पूरा करेंगे। आम मतदाता 5 साल के लिए होता है, हमारा 4 साल दूसरा टर्म पूरा हो रहा है। हम निश्चित तौर से आपसे वादा करते हैं और हम आपको निश्चित तौर से कहते हैं कि अगर हम में कहीं कमी है, हमारे किसी मंत्रालय पर कहीं कोई कमियां रह गई हैं, तो हम निश्चित तौर से जनता के प्रति जवाबदेह हैं, विपक्षी पार्टियों के प्रति जवाबदेह हैं और हम सबको इससे कहना चाहते हैं कि हम निश्चित तौर से अपने किए गए वादों को पूरा करेंगे और जिस मंत्रालय में हमारा काम कहीं पर छूटा होगा हम निश्चित तौर से लोकसभा चुनाव के पहले उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। नंबर 2, आपने कहा कि धर्मांधता की आड़ में चुनावी रोटियां सेकते हैं। मैं आपसे पूछना चाहते हैं, अंजन पुत्र पवन सुतनामा, वो अंजनेय पर्वत कर्नाटका में है जहां पर भगवान बजरंग बली का जन्म हुआ था। मां अंजना ने उन्हें जन्म दिया था। बल बुद्धि विधान के दाता हैं और समस्त बार बार मुद्दा कर्नाटक का नहीं, हम 9 साल पूरे केंद्र में पूरा हो रहा है। नहीं, ये धर्मांधता की बात करते हैं। धर्मांधता इन्होंने उठाया, पीएफआई से बजरंग दल की तुलना करके। ठीक है वीरेंद्र जी, एक सवाल आपसे, आपने कहा जो कमियां होंगी वो पूरे करेंगे। मनीष जी ने सवाल पूछा कि क्या जो कमियां होंगी वो पूरा करेंगे, निश्चित। लेकिन
ना विपक्षी दल ने ये बताया कि कमियां क्या है। हाँ। और आपने भी तो अपने मंत्रालय से 5 सबसे बड़ी उपलब्धियां ही मांगी है। सबसे अगर आप 5 सबसे बड़ी कमियां मांगे होते तब ना कमियां पता चलती। नहीं, हमने 5 उपलब्धियां मांगी है मैम, और हम उन 3 बिंदुओं पर फोकस करने, जहां पर हम, आप इसको भी देखें, जहां पर वो 3 बिंदु, जहां पर हमें लगता है कि हमें यहाँ पर मेहनत करने की, हम मंत्रालय को मेहनत क्या बात कर रहे हैं। दूसरा आपने 3 बिंदु पे मांगा है। पहला आपने 5 सबसे बड़ी उपलब्धि, हाँ। दूसरा आपने फ्लैगशिप योजना हाँ, की स्टेटस हाँ, रिपोर्ट हाँ, मांगी है, बिल्कुल। तीसरा आपने 2014 से पहले और अब तक की प्रगति के बारे में रिपोर्ट मांगा है। ठीक, तो इसमें नया क्या, कमियां कहां से पता चलेगी? नहीं, अब ये कह रहे हैं ना, ये इनके अनुसार है ना, ये कमियां तो बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी समता, समरसता, समानता के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को कल्याणकारी योजनाएं उपलब्ध कराती है, धर्म जात से हटकर, धर्मांधता से हटकर। लेकिन अगर मनीष जी को, अगर कांग्रेस को कहीं कमियां पूरी लगती हैं तो इन्हें वो सिलसिलेवार बताना चाहिए, हम उसको पूरा करेंगे। दिलीप जी, जी 9 साल पूरे होने की बात हो रही है, जी कमियां पूरे करने की बात हो रही है, लेकिन कमियां क्या है ये कैसे पता चलेगी? निश्चित तौर पे स्नेहा जी कोई भी जो है सरकार होती है अपनी उपलब्धियां ही गिनाती है। बिल्कुल। विपक्ष का काम होता है कि वो कमियों को जो है बताए कि इन्होंने वादा क्या किया था और वादा निभाया क्या है। अगर इन्होंने जो है, जो अपने मैनिफेस्टो में 2 टर्म के मैनिफेस्टो हो गए, उन मैनिफेस्टो को जो है उठा के जो है विपक्षी पार्टियां एक एक करके जो है गिनाए कि जो है 9 साल पूरे हो गए, आपने इतना ये काम किया, इतना रह गया, ये क्या हुआ, बेरोजगारी का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, चीन ऑक्यूपाई का मामला है, आपके जो है अरुणाचल का मामला है, स्वास्थ्य योजनाओं का है, इसके अलावा जो है नहर परियोजनाओं का है, नदियों को जोड़ने का है, ये सब मुद्दे तमाम हैं। ये दरअसल क्या है, विपक्ष वाले बैठ के बस जो है यही सोचते हैं कि जो है वो अपनी वाहवाही, लेकिन उनको अगर पूछना है, सवाल पूछना है, मैं कांग्रेस और अन्य दलों से मैं ये कहूंगा, आप उनसे जो है कमियां क्यों नहीं आप नोट करिए और पूछिए ना बीरेन जी से, बीरेन जी जवाब देंगे। बीरेन जी नहीं देंगे तो जो है इनके आला कमान देंगे, प्राइम मिनिस्टर मोदी देंगे। आप दरअसल क्या है कि जो है बस बातों को बैठ के जो है बात कर लो कि आप में बहुत कमियां है। अरे कमियों का डाटा के साथ जो है एनसीआरबी की रिपोर्ट वो जो है आप लेके बैठे, उसको गिनाइए। विपक्ष खुद किंग का रिमोट है। दिक्कत इस बात का है, अगर उसे करना होता तो एक एक चीजें जो है कहते हैं कि जो है मीडिया साथ नहीं देती है, या फिर जो है हमारी सुनवाई नहीं, ईडी सीबीआई। तो आप एक काम करो ना, आपके समय में जो है जितनी ईडी सीबीआई की जो है छापे मरे थे, जितनी जो है कार्रवाइयां हुई थी, सबको निकाल के बैठो, जनता के सामने पेश करो ना कि ये काम किया था, ये नहीं किया है। आप जो है सिर्फ ये कहते रहो कि जो है भारतीय जनता कोई भी सरकार होगी अपनी कमियों को छुपाएगी, एक अंधा होता है। मैं आपको एक चीज बता दूं, महाभारत में जो है धृतराष्ट्र थे, धृतराष्ट्र जो है अंधे थे। धृतराष्ट्र ने जो है अपने बेटों के लिए, अपने बेटों की अच्छाई जो है प्रस्तुत करके महाभारत करवाया था। अगर धृतराष्ट्र जो है अपनी आंखें खोल के अपने बेटों की कमी और जो है उनकी अच्छाइयों पर नजर डालते तो शायद जो है महाभारत का युद्ध नहीं होता। तो ये कहना जो है वो है कि जो है अरे वो कमियां नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो जो है अपनी कमियां क्यों गिनवाएगी भाई, अपनी भद्द क्यों पिटवाएगी? अगर भद्द पीटनी है तो कांग्रेस वाले, अन्य विपक्षी दल वाले क्यों नहीं करते हैं? तमाम मुद्दे हैं, नहीं मिलता है, मेरे साथ बैठ जाए, विपक्षियों को मैं कह रहा हूं आगे बैठ जाए, मैं एक एक डाटा के साथ एफडीआई की बात कर लूंगा, जो है आपका जो है जिसका नोटबंदी की बात कर लूंगा। दिलीप जी, आपने विपक्ष पर सवाल खड़ा किया तो विपक्ष से भी जवाब लेते हैं। मनीष जी, मुख्य विपक्षी दल केंद्र में आप माने जाते हैं, फिर क्यों नहीं? जैसे मोदी सरकार ने अपने मंत्रालयों से रिपोर्ट मांगी, आपकी रिपोर्ट कहाँ है? बस इसी बात पे मैं मतलब आना चाहता था, मैं लगातार आपसे मौके लेना चाहता था। पहले तो सर्वप्रथम जानना चाहूंगा कि ये अभी मुझसे थोड़ी देर पहले ये जो दीपक जी करके थे, ये दिलीप जी कौन? राजनीतिक विश्लेषक दिलीप जी। अच्छा, धन्यवाद दिलीप जी, मैं आपका मतलब तहे दिल से आभार प्रकट कर रहा हूँ। बस आपसे ही एक चीज पूछना चाहता, जब हम बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं
हमें यह एक फर्जी रिपोर्ट सौंप दी जाती है। आप स्वयं बताए, राजनीतिक के बहुत बड़े विश्लेषक हैं, आपने कहा कि एक डाटा लेके आप बैठ जाइए, तो मैं उसी डाटा के आधार पे बोल रहा हूँ। हर वर्ष जो रोजगार देने की बात कही गई थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्या वो उस वादे में सक्षम है? दूसरी बात कि इनका पहला स्लोगन था जब सत्ता में आए तो बहुत हुई महंगाई की बात, अब की बार मोदी सरकार, क्या हमारे देश से महंगाई की समस्या का समाधान हो चुका है? डीजल पेट्रोल की समस्या का समाधान हो चुका है? तीसरी बात, लॉ एंड ऑर्डर की ये करते हैं। और आपने कहा मीडिया का प्रश्न, अभी थोड़े दिन पहले, अभी कुछ दिन पहले हमारे दुखद, मतलब बहुत ही एक दुखद घटना मीडिया के साथी के साथ हुई, तो सारे मीडिया के लोग एकजुट हो गए। आप वहीं पे, आपको यह नहीं दिखाई देता है कि हाथरस, वहीं पे नहीं दिखाई देता है कि हमारे देश की गौरव बनी वो बेटियां। तो कहीं न कहीं जो भारतीय राजनीति का चौथा स्तंभ है, विपक्ष माना, जैसे आपने अभी कहा कि विपक्ष कमजोर है या विपक्ष अपनी बात, तो उस विपक्ष की आवाज को मजबूत भी करने का कार्य आप मीडिया के दोस्तों का है। आप अपने कर्तव्य में कितने समर्थवान हो, आप भी तो एक बार देखो ना सर। आप हमारी बात को अगर नहीं दिखा सकते तो कम से कम उनसे सवाल पूछ सकते हो, विपक्ष बन के स्वयं, कि आपने जो वादा किया था उन वादों पर वो कहां तक उतर पाए हैं। जी मनीष जी, मनीष जी एक चीज मैं कहूंगा, मैं बड़ा वही जो है कटाक्ष आप लोगों पे जो है विपक्ष पे बोला हूं, लेकिन आप मेरे जो है उस सवाल के प्रत्युत्तर में आपने जवाब दिया, गोलमोल दिया। ये कमी है आपकी। मैंने पूरा जो है, मैं पूरी तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी पे हमलावर हुआ, एक जो है राजनीतिक विश्लेषक होके आपको मैंने उन्मादित किया कि आप जो है बोले, लेकिन सिर्फ आप गोलमोल बात, यही विपक्ष की बातें हैं। कोई डाटा की बात नहीं किया आपने कि जो है नोटबंदी में कितने लोग मारे गए, किसानों ने कितना आत्महत्या किया, आपने जो है चिकित्सा में जो है कितना घोटाला किया, आपने आयुष्मान योजना में कितना खर्च किया, G20 करा लिया। आपके पास दरअसल क्या है कि जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी वो सब बात दिखा के जो है आपको जो है और पूरे देश के लोगों को, जनता को जो है मोहती है, आपको भी मोह लिया है। नहीं तो आप जो है डाटा पे, एनसीआरबी की रिपोर्ट पे बैठते, आप डाटा वाइज जो है नोटबंदी का, जीएसटी का जो भी इफेक्ट पड़ा है, आपका जो है ये राशन बांट रहे हैं, इन सब का डाटा लेके आप बैठते तो शायद जो है जनता आपको जो है, जनता को आप दिखा पाते, मैंडेट की तरफ आप जाते। रही बात इनके और आप में कोई अंतर नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, इनके सुनिए मैं सर, आपकी और इनकी जो है दोनों की एक ही बातें हैं। ये जो है सब्जबाग दिखाते हैं, आप उसमें क्या लीपापोती करते। अरे महोदय, आप जो है वर्किंग करिए। आपकी बात मतलब आपकी पार्टी अन्य विपक्षी दलों का जो है धरने पे जाइए। अगर मीडिया साथ नहीं देती है, आप कहते हैं, सुन ले, अरे मनीष जी, आप ही के फायदे की बात कर रहा हूं। मनीष जी, आपके फायदे की, मीडिया नहीं सुनती, आपके पास जो है सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के माध्यम से आप जाइए। आप कुछ नहीं करिए तो जो है डोर टू डोर जाइए। आपके पास भी जो है ऐसा संगठन होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के तरह जो है संगठन होना चाहिए कि बूथ लेवल तक जो है जो पन्ना प्रमुख बना रखे हैं, वैसे ही पन्ना प्रमुख आपके यहां भी बनना चाहिए। लेकिन सारी विपक्षी दलों की मैं कह रहा हूं, कांग्रेस हुई, समाजवादी पार्टी, आप जो है हवा में इलेक्शन लड़ते हैं। ये हर साल हर दिन जो है इलेक्शन के मोड में होते हैं, चाहे माननीय नरेंद्र मोदी जी हो या जो योगी जी हो, कोई भी इनका एक जो है बूथ लेवल का जो पन्ना प्रमुख होता है वो भी जो है इलेक्शन मोड में रहता। आप आज इलेक्शन कर लिया, इसके बाद सोते हैं। आप जो है जाइए गांव पे, दिखाइए गांव में जो है इलेक्शन हो रहा है, मेयर का हो रहा है। आप और आपकी मीडिया कहाँ सोती रहती है जब हमारे देश की बेटियों पे ये अत्याचार? क्या बात कर रहे हैं दिलीप जी, क्या बात कर रहे हैं? आपने कहा मीडिया सोती रहती है। अगर मीडिया सोती रहती तो जंतर मंतर पर टिकी हुई पहलवानों की आवाज को हम ही लोग उठा रहे
हैं। ध्यान से देखिए, हर रोज हम ही लोग उनकी बातों को उठा रहे हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ तक कि ये भी उठाया जा रहा है कि क्यों पीएम मोदी उनसे नहीं मिल रहे हैं, और आप कह रहे हैं मीडिया सो रही है। आखिर कब तक मीडिया को कोसा जाएगा? क्यों राहुल गांधी के प्रदर्शन को मीडिया नहीं दिखाई? प्रॉब्लम ये है कि आप लगातार चिल्ला रही हैं, बात को समझ नहीं पा रही। आप लोग हर बार मीडिया पे सवाल उठाते हैं, इसलिए बोलना पड़ता है। मैं बहुत शांति से सुनती हूँ। विशेषज्ञ जिसको बिठा रखा है, वो उनकी पीड़ा कहीं न कहीं कर्नाटक चुनाव को या तमाम जगहों को देख के नजर आ रही है। वो लगातार कह रहे हैं। और रही बात मीडिया की, तो मैं तो सीधी सीधी बात पूछता हूँ कि आज जो स्थिति मणिपुर में बनी है, उस स्थिति के समय में क्या हमारे देश में इसी तरह की चीजें होनी चाहिए जो आज घट रही हैं? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और इस पे भी सवाल हम लोग खड़ा कर रहे हैं। शायद अगर मीडिया दिखाती नहीं तो ये मामला खुल के सामने ही नहीं आता। तो यही चीजें तो मैं बार बार कर, और जो ये कह रहे हैं कि विपक्ष अपनी बात कह नहीं पा रहा है, विपक्ष अगर अपनी बात नहीं कह पाता तो शायद ये राजनीतिक विश्लेषण भी इस तरीके से नहीं कर पाते। और अभी इन्होंने कहा कि वो रोज चुनाव लड़ने के मूड में रहते हैं, वो लड़े, क्योंकि उनकी नीयत में है इन किन प्रकारेण सत्ता हासिल करना। हम सत्य के साथ हैं, हमें पता है कि हाँ, हमें इन सारी चीजों का उपयोग नहीं करना जो बुरी है। हम सत्य के साथ हैं। सत्य पराजित परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। आज भी हम सत्य के साथ हैं और सत्य के साथ ही रहेंगे। सत्ता की लुभावनी चीजें और सत्ता के लुभलासा में हम कोई भी ऐसा गलत कदम नहीं उठाना चाहते कि जो बाद के समय में हमारे लिए घातक हो, हमारी नीतियों के लिए घातक हो। तो हम वो सारी चीजें नहीं कर सकते जो ये आज के समय में कर रहे हैं। ठीक है, मुमताज जी, मुद्दे पे फाइनल कमेंट। जी मैडम, ये अभी बात कर रहे थे पन्ना पिकनिक की और चुनाव की और गांव-गांव जाने की। जी। आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस समय निकाय चुनाव चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन किस तरीके से लोगों का गला घोट रहा है। उससे पहले रामपुर में चुनाव हुआ, किस तरीके से लोगों के साथ हुआ, किस तरीके से लोगों को वोट डालने दिया गया, किस तरीके से प्रत्याशी को दबाया गया। तो ये आज सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र विरोधी है, लोकतंत्र के खिलाफ है, लोकतंत्र को खत्म करने की तरफ भारतीय जनता पार्टी खत्म कर देना चाहती है। आज देश की जनता देख रही है, 2024 में लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के हाथ में। ठीक है वीरेंद्र जी, मुद्दे पे फाइनल कमेंट। निश्चित तौर से हम विपक्षी दलों का दर्द जानते हैं। वो मुद्दे आम जनता से जुड़कर उन बातों को उठाने में कहीं न कहीं अक्षम है, उनके वैचारिक सोचों को सही प्लेटफॉर्म रखने पर अक्षम है। इसीलिए इन्हें जनता नकार रही है। और आज तक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, इनसे मैं पूछना चाहता हूं, आज 10 साल हो गए अखिलेश यादव जी को। अखिलेश यादव जी के शांति का मुद्दा बात करते हैं, कानून व्यवस्था की बात करते हैं। जब मुख्तार के ऊपर कार्रवाइयां होती हैं तो सेकुलरिज्म के नाम पर विपक्षी पार्टियों को दर्द होने लगता है। मृतक आतिक अहमद जब मारा जाता है तो सेकुलरिज्म के नाम पर माइनॉरिटी को लेकर इनको दर्द होता है। शाइस्ता बानो के ऊपर जब इनामी गुंडा रखे जाते हैं तो इनको दर्द होता है, उसको हिंदू मुस्लिम कर देते हैं। मैं कहना चाहता हूं, बद्दों के ऊपर भी नाम है, बहुत सारे लोगों के नाम है। ये सांप्रदायिकता को रंग से रंग देना चाहते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये किस पे काम करना चाहते हैं। हमने काम किया है, उन बहनों के दर्दों को जानो, उन माताओं के दर्दों को जानो, उन बेटियों के दर्दों को जानो। 3 तलाक एक ऐसा मुद्दा था जो माइनॉरिटी समाज में था और बहनें सिसक सिसक कर रो रही थी और कह नहीं पा रही थी अपने दर्दों को। इन दर्दों को माननीय मोदी जी ने समझा और उन्हें आज लागू किया है। ये कहना चाहते हैं कि हम कौन से वादे नहीं कर पाए। हमने धारा 370 और 35 का वादा किया था और हमने उसको समाप्त करके तिरंगा लहराया। एक देश एक ही तिरंगा होगा। आज वहां पर सभी नागरिक, वहां डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। वहां पर नाटो देशों की बैठक होने जा रही है, देश और दुनिया के प्रतिनिधि जा रहे हैं। वहां पर डेवलपमेंट हो रहा है, वहां बिल्डिंगें और माल बन रहे हैं और वहां पर लोग स्वच्छता के साथ अपनी बातों को रखते हैं और डेवलपमेंट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वहां पे पढ़ाइयां हो रही हैं। अभी ये कहते हैं कि क्या बाकी है? हाँ, बाकी है। धारा 370 हटने के बाद समान नागरिक संहिता भी
लागू होगी। एक देश एक विधान होगा होगा होगा। हम इसको भी लागू करके इनके सामने रखेंगे। हम देश में अपनी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होना देना चाहते हैं। आप कर्नाटका की बात करते हैं, अजनेर पर्वत पर पैदा हुए कौन से भगवान हनुमान जी के बारे में जब इनकी टिप्पणियां होती हैं तो कहीं ना कहीं हिंदू जनमानस में आस्थाओं पर चोट पड़ता है और दर्द होता है कि जब माइनॉरिटी का वोट लेने के लिए ये रिजर्वेशन लागू कर देते हैं जो संविधान के तहत नहीं होता है। हम उसको बोकालिंगा और लिंगायत समुदाय में 2% बांट देते हैं तो इनको दर्द होने लगता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये संविधान से हटकर मुस्लिम समाज को रिजर्वेशन देना चाहते हैं। इस देश को धर्म के आमर सांप्रदायिकता के माहौल में जोड़ देना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि मैं अपने समस्त किए हुए वादों को आम जनता के सामने रखूंगा और भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक कल्याणकारी योजनाएं जो लागू किया है वो जमीनी धरातल पर उतर जाएगा और भारत माता की जय नारा लगाते हुए हम विश्व में वर्ल्ड में अपने नाम को पूरा करेंगे। ठीक है मनीष जी, मुद्दे पे फाइनल कमेंट। मैं बड़ा हैरान रह गया कि शुरुआत का ही जो मेरा प्रश्न था बीजेपी प्रवक्ता जी से कि यह एक अच्छा कदम उन लोगों ने मतलब कि उपलब्धियां ही मानी जा रही हैं, तो उपलब्धियां जब आपके समक्ष आती हैं तो उसमें आपको ये भी ज्ञात हो जाता है कि ये हमारी उपलब्धियां हैं। इनके एवज में हमने लोगों से क्या वादा किया था और कौन सी चीजें अधूरी रह गई थी। तो जैसा कि बीजेपी प्रवक्ता जी ने प्रथम दौर में ही यह कहा कि जो भी कमियां रहेंगी 2024 चुनाव के पहले पूरा कर दिया। मुझे लगातार पूछने के बावजूद भी बीजेपी प्रवक्ता जी मतलब अभी तक वो नहीं बता पाए कि क्या उन कमियों को ये 2024 तक दुरुस्त कर पाएंगे। और दूसरी बात कि बार बार वो जिस तरह से मनीष जी कमियां आप बताने में अक्षम है, विफल है, किन कर्तव्य विमूढ़ है। आप अपनी बातों को पूरी स्पष्ट तौर से रख नहीं पा रहे हैं और आम जनता भी इसी कारण आपकी विचक की भूमिका से नाराज है। देश विकास कर रहा है, देश संविधान पर चल रहा है, उत्तर प्रदेश में शांति है, देश में मनीष जी का फाइनल कमेंट सुनो। और मणिपुर में इन्होंने, मैं 1 मिनट में चाहूंगा, मणिपुर में जो कह रहे हैं, मणिपुर में मिशनरियों और माइनॉरिटी के मिली भगत से विदेशी फंडों से आए हुए लोगों ने जो आज वहां का मूल जनजाति है, ठीक है उस हिंदू जनजाति जनता को परेशान कर रहा है और उनके घरों को जला रहा है, जिससे धारा 144 मणिपुर में लागू है। ये सही रास्ते पाएंगे। मनीष जी आखिरी का 1 मिनट जल्दी से मुद्दे पे फाइनल कमेंट दीजिए। अब फाइनल कमेंट क्या देना साहब, भाषणबाजी अच्छी कर रहे हैं। तो इन्होंने मणिपुर के दंगे को भी एक टाइम मिशनरी और माइनॉरिटी से जोड़ दिया। वैसे मैं इसी चीज का वेट भी अध्ययन करिएगा मिशनरियों ने वहां क्या किया। ठीक है वीरेन जी अरे साहब बोल लेने दीजिए, चिल्लाइए मत। आपका टर्न था, आपने बोला था साहब, थोड़ा सा मुझे भी मौका दीजिए, शायद समय का अभाव है। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से किसी भी चीज को यह तोड़ मरोड़ कर तेज कर रहे हैं, एक स्वच्छ राजनीति बताना क्या इनके बस की बात नहीं। अभी इन्होंने सपा पर कटाक्ष करते हुए तमाम तरह की बातें कही और उत्तर प्रदेश की घटनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अतीक अहमद मारा गया, तो क्या अतीक अहमद मारा गया वो संवैधानिक रूप से सही था? इसके फेवर में ये क्यों जाते हैं? अतीक अहमद की हत्या हुई थी साहब को पहले ये कंठस्थ हो जाए। पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद पर हत्यारों ने गोलियां चलाई थी। ये पुलिस सिस्टम का कहीं ना कहीं फेलियर है। इस फेलियर को आप क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं? इसको बाही के तर्ज पे क्यों जा रहे? तो ना तो लॉ एंड ऑर्डर आपके कमांड में है, ना आपकी योजनाएं धरातल पर जहाँ आम जनमानस के लिए फलदायक सिद्ध हो रही। फिर आपके लक्ष्यदार जो भाषण है कितने दिनों तक रहेंगे? एक मदारी जब अपना मदारी दिखाता रहता है तो थोड़े समय के लिए अच्छा लगता है, लेकिन बाद में जैसे ही जनता उनके ट्रिक को समझ जाती है। आप सही ठीक है वीरेन जी, मनीष जी, ठीक है दिलीप जी मुद्दे पे फाइनल कमेंट। देखिए एक बात बताएं, इस पूरे डिबेट का जो कंक्लूजन ये निकला कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो जितनी भी इनके पास जो है उपलब्धियां थीं
जो इनके पैरामीटर्स के हिसाब से उपलब्धियां थी उन्होंने जो है पूरी तरह से जो है गिना दिया, अच्छी बात है। वहीं पे जो है दूसरी पार्टी के जो है विपक्षी लोगों ने इनकी कमियों को जो है उजागर, जबकि जो है भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो खुद कह रहे हैं आप बताइए, तो अगर हमारे में कमियां हैं तो आप वो बोलिए। हम भी वही बात कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जो है दूध की धुली है, बहुत अच्छी है, जो है उसके पास कमियां नहीं है। दरअसल क्या है, विपक्ष के पास वो योजनाएं नहीं है। योजनाएं होती तो योजनाबद्ध तरीके से काउंटर करते, डाटा के साथ खेलते। जैसे ये जो है 3 तलाक पे बहनों का ये सेंटिमेंट्स को छेड़ के जो है ले लिया, वोट ले लिया। अगर जो है भारतीय जनता पार्टी का जो है नेतृत्व जो है अगर मदारी का था, तो वो जो 2 मदारी वाला जो है मतलब 2 कार्यकाल पूरा किया है, अपने उसी मदारी वाले कार्यकाल पे ही पूरा किया है। तीसरा अगर आप सचेत नहीं हुए तो तीसरा वो भी मदारी वाले हिसाब से ही कार्यकाल पूरा कर लेगी। तो आप सजग हो जाइए, ये इनका कहना है, हमारा भी कहना है। और जनता में जाइए, ऐसे जो है डिबेटों से फायदा नहीं है। डाटा पे बात करिए, डाटा पे दिखाइए, चाहे वो जो है ब्रजभूषण शरण सिंह की बात हो, चाहे पुलवामा कांड की बात हो, चाहे आपके जो है वहां मणिपुर की बात हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। लेकिन मुद्दों को धरातल पे जाइए तब करिए। ठीक है, फिलहाल हमारी चर्चा में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से बता दें कि 26 मई 2014 को बतौर पीएम मोदी जी ने पहली बार अपना शपथ ग्रहण किया था और तब से उनका नाम नरेंद्र मोदी से प्रधानमंत्री मोदी जी हो गया। वाकई सभी उन्हें इज्जत देने लगे और पीएम मोदी को मोदी जी से संबोधित करने लगे। अब 9 साल पूरे होने पर बीजेपी जनसंपर्क अभियान चला रही है और पूरे देश में बीजेपी का यह अभियान 15 मई से शुरू होगा और 15 जून तक चलेगा। हालांकि अपने मंत्रालय से पीएम मोदी ने एक बार फिर रिपोर्ट मांग के जनता के नजर में एक अपनी अच्छी इमेज बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन इस पर विपक्ष कितना हमलावर हो पाती है, यह तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। और तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच।